नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर शाम को 7 बजे रोजाना मैं लेके आता हूँ आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और उन सारे टॉपिक को जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम में, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, चाहे वो डीएसएसबी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या फिर नवोदय विद्यालय संगठन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, डीओई, रिट एग्जाम, यूपी, एमपी, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो और आप सीटेट, टेट की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, कुल मिला के ये है कि अगर आप टीचर्स बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इसमें उन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं जो कि आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये डिस्कशन कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सही आंसर दे पा रहे हैं इट मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर गलत हो रहा है तो आप ध्यान से सुनिए डिस्कशन को, उन सारे टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए और उसको रिवाइज करिए नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में अपेयर हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। सेल के रिगार्डिंग यानी कोशिकाओं से संबंधित आपको ये बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दे रखा है इनमें से क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं, इंग्लिश में शायद इसमें सेल बोलते हैं। मतलब आज की वीडियो में आप मेनली जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे साइंस, पेडागोजी और साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा मेरा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है, ऑल द सेल हैव ए न्यूक्लियस, कि जितने भी सेल होते हैं न्यूक्लियस यानी कि उसमें नाभि होती है। सेल का मतलब कोशिकाओं से है। सेकेंड ऑप्शन ये बोला जा रहा है, ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, जितने भी सेल्स होते हैं उनके जो शेप जो होता है राउंड होता है। ठीक है, राउंड का मतलब गोल शेप होता है। थर्ड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है, सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर, कि टिश्यू का जो सेल होता है, ठीक है, टिश्यू का जो सेल का होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है। मतलब हिंदी में अगर मैं कहना चाहूं तो कुछ इस तरह कह सकता हूं कि ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उसका जो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना जो होती है बिल्कुल समान होती है। और फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है कि साइज ऑफ ए सेल, साइज यानी कि आकार की बात की जा रही है कि कोशिकाओं का जो आकार होता है वो सुव्यवस्थित यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपसे। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए इसको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, इसकी जो बनावट होती है, संरचना जो होती है वो एक जैसी होती है इसकी टिश्यू की। तो जो थर्ड ऑप्शन में बोला गया आपसे कि सेल ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको मैच करना है, यहाँ पे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम और ये सेकंड है, यानी कि इस कॉलम की जो हेडिंग दे रखी ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है। अगर हिंदी में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये अ कॉलम यानी ए कॉलम, ब यानी कि बी कॉलम है ये। ठीक है आपके लिए, और उस हिसाब से ये 1 मिनट हटा देता हूं, ये कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैचिंग करने के लिए आपके कुछ टर्म्स दे रखे हैं और नीचे आपसे मैचिंग के कुछ कोड दे रखे हैं, इन कोड को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनकी जो प्रोडक्शन का जो मोड है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। यहाँ थिंग्स है यानी कि ऑब्जेक्ट है या फिर सामान बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आपके पास टर्म्स गिवन है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बोला गया है। ठीक है, तो आपके टर्म्स जो भी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है, इस गिवन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग में जो इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जो कॉलम बी में मेंशन है इसके साथ आपको मैच करना है। और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन ऑफ द इन दीज 4 हैव द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट कोड कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1, ये कॉलम 1 या कॉलम ए में क्या है आपके पास। तो इसमें फर्स्ट है ईस्ट के बारे में आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा करेक्ट है। फिर आपके पास है पोटैटो के लिए कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। एल्गी यानी शैवाल के बारे में पूछा गया है। और फिर नेक्स्ट डी में आपसे गया है फंगी, ठीक है, यानी कवक। ये 4 चीजें, 4 टर्म आपके पास गिवन है। इसके रिगार्डिंग में बी में इसके रिप्रोडक्शन मोड के बारे में गिवन है आपके पास कॉलम बी के अंदर।
फर्स्ट बोला गया कि वेजिटेबल प्रोपोगेशन, सेकंड बोला गया स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड बोला जा थर्ड बोला जा रहा है फ्रेगमेंटेशन, और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है बर्डिंग। तो ये इस वाले फर्स्ट कॉलम से और ये जो सेकंड कॉलम है इसको आपको मैच करना है, और इसके कोड यहां पे गिवन है। तो इस हिसाब से एक बार क्वेश्चन को दोबारा वीडियो पॉज करके एक बार और देख लीजिए, रीड करिए, इनको करेक्टली मैच करिए। बस ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे टाइम डिमांड करते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है आपका। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर करिए। अदर देन दिस क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन है मान लीजिए आप 10 सेकंड में करते हैं, मान लीजिए 15 सेकंड में करते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, 40 सेकंड, 1 मिनट, समटाइम इट कैन टेक 1.5 मिनट, इसको थोड़ा सा दीजिए टाइम, ठीक है। क्वेश्चन आसान है और हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। चलिए मैं आंसर बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है। यानी कि अगर आप इसको इस तरह देखें, जो ये ईस्ट है, ईस्ट के वाले में मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, ये फोर्थ है, यानी ईस्ट का जो फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन जो किसा बर्डिंग के थ्रू होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बी यानी पोटैटो, पोटैटो किससे होता है? पोटैटो जैसे वेजिटेबल है तो भाई वेजिटेबल प्रोपोगेशन से ही होगा पोटैटो, तो ये हो गया इसका। और थर्ड सी जो है इसमें एल्गी, एल्गी के बारे में बोला कि फ्रेगमेंटेशन से एल्गी का रिप्रोडक्शन होता है। और लास्ट में फंगी, फंगी के रिगार्डिंग में है जो करेक्ट है आपके पास, वो ये स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इनके मोड ऑफ प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन, ये दोबारा कैसे बनते हैं उसके बारे में आपको दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये इसके कोड है जिस हिसाब से इनको हमें मैच करना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा टाइम ले सकता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, 2-4 तो क्वेश्चन आपके बनेंगे। आप कैसे भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली, टॉपिक कुछ और हो सकते हैं पर ऐसे मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, 100% आता है। अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठा लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलिप्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है उसकी जो परत है, यानी कि लेयर्स जो है उसकी जो डिप्लिक्ट हो रही है, यानी कि कम हो रही है, ठीक है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस कम हो रही है हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर, उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है, वो क्या चीज है जिसकी वजह से डिप्लिक्ट कर रही है, कम हो रही है उसकी कमी परत, यानी कि लेयर्स में जो कमी आ रही है या फिर हमको होल हो रहा है, छेद हो जा रहा है ओजोन लेयर में, उसकी वजह क्या है, आपको उसके बिहाइंड जो उसका रीजन है आपको वो बताना है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में वो रीजन गिवन है, आपको करेक्ट रीजन क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके पीछे बड़े रीजन है जो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ठीक है। और फोर्थ में ऐसा बोला जाए कि एसिड रेन जो होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो अम्लीय वर्षा अगर बात की जाए, तो वो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो उसके डिप्लीशन की वजह क्या है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड है, यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इसके पीछे मेजर रीजन है, इसके लेयर के लिए, लेयर का डिप्लीशन, उसकी कमी आने, उसकी परत में जो मोटाई थिकनेस है उसकी कमी आने का जो मेन रीजन है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पीछे बड़ा रीजन है। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए थर्ड हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो वन सेट ऑफ एक पर्सन से दूसरे लोगों के पास जो ट्रांसफर होता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, एक तरह से आप इस तरह समझ लो। कम्युनिकेट का मतलब वो बातचीत नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये पॉसिबली ट्रांसफर हो सकती बीमारी, उस बीमारी को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जिसे हिंदी में बोले संचारी रोग बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन से रोग हैं, कौन से डिसीज हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको हर ऑप्शन के अंदर सेट ऑफ डिजीज गिवन है, ठीक है, 3-3-4 डिजीज गिवन है। तो आपको वो सेट आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है जिसमें बोला गया है कि डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया,
अनीमिया, ये जो 4 डिजीज है ये बोले जा रहे हैं। सेकंड में आपसे बोला जाए जो कॉम्बिनेशन बनाया गया डिजीज का, अनीमिया, स्कर्वी, डायरिया, क्लोरा, ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है ऑप्शन सेकंड के लिए। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया, स्वाइन फ्लू, ये कुछ बीमारी है जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि ये एक तरह से ग्रुप ऑफ डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है उसमें बोला जा रहा है टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और उसके बाद पोलियो, ये ऐसे डिजीज है जो कम्युनिकेबल है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए पढ़ के अच्छे से कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो, दीज आर द 4 डिजीज विच वी कैन कॉल देम एज कम्युनिकेबल डिजीज। इनको क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि हिंदी में बोले तो संचारी रोग बोल सकते हैं। तो ये इसका मेन जो करेक्ट ग्रुपिंग जो की गई है वो ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ साइंस के रिगार्डिंग में कौन सा ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है यानी कि गलत बतानी है। चलो एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, ठीक है, नॉट ट्रू का मतलब क्या है यहाँ, फॉल्स, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ऑफ नेचर ऑफ साइंस के बारे में। तो 4 स्टेटमेंट है, पहले 4 स्टेटमेंट देख लेते हैं, समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, कि साइंस जो होता है ऑलवेज कैसा होता है, टेंटेटिव होता है, यानी कि अस्थायी होता है, इट कैन बी चेंज, ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो आपके पास, बी स्टेटमेंट जो आपके पास वही है, साइंस प्रमोट स्पेक्टिकिज्म, वो बढ़ावा देता है संचय, यानी कि एक तरह से डाउटफुल या फिर एक तरह से आप कह सकते हो शक को बढ़ावा देता है, ये बोला जा रहा है बी ऑप्शन के अंदर। सी ऑप्शन में बोला है साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, साइंस क्या है, एक प्रोसेस है जो हमारे अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान के निर्माण का एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया आप बोल सकते हो सी के अंदर। और डी के अंदर आपसे बोला जा रहा है साइंस इज स्टैटिक्स इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर, ये स्टैटिक का मतलब स्थिर, यानी कि कांस्टेंट की बात की जा रही है कि साइंस का एक कांस्टेंट है, ये बोला जा रहा है। तो इसमें से हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो गलत है, ध्यान रहे नॉट ट्रू बोला गया है, ट्रू नहीं, नॉट ट्रू, यानी कि गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने चारों स्टेटमेंट आपसे डिस्कस कर लिया, जो साइंस का फीचर आपको नहीं लग रहा है कि साइंस का जो सा भी फीचर नहीं है उसको आइडेंटिफाई करिए पहले। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो गलत स्टेटमेंट क्या है, पर डी स्टेटमेंट गलत है। डी का मतलब है यहाँ पे साइंस इज ए स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक यानी कि जो नॉट चेंजेबल, ऐसा नहीं है भाई, साइंस चेंजेबल है, ये अपनी थ्योरीज को रिवाइज करती है, अगर कहीं लगता है कि भाई इसमें चेंज आ सकती है, उन सारी थ्योरीज को रिवाइज की जाती है, यानी कि पहले किसी साइंटिस्ट ने किसी टर्म को किसी तरह से डिफाइन कर दिया, लेकिन बाद में उसको करेक्ट किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, यानी कि डी स्टेटमेंट गलत है, अदरवाइज जो बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये तीनों के तीनों करेक्ट है। हमें नॉट करेक्ट निकालना था, यानी डी वाला गलत है। अब डी के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन सेकंड जिसमें डी बोला गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप बाय साइंस, कि साइंस के द्वारा इनमें से क्या क्या चीजें डेवलप की जाती है उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इसमें जो टर्म्स गिवन है, इक्विटी डेवलप की जाती है, इक्विटी का मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी, इक्वालिटी की बात की जा रही है। अच्छा, बी में बोला जा रहा है साइंटिफिक एटीट्यूड, कि जब आप साइंस पढ़ते हो साइंटिफिक एटीट्यूड करते हैं, उसका आपके अंदर डेवलप होता है, ये जो पुराने जो ऐसे कस्टम जिसमें इलॉजिकल बातें की जाती है उसको अब साइड करके एक लॉजिकल माइंडसेट आपका डेवलप किया जाता है। सी में बोला जा रहा है साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक स्वभाव, नेचर वाइज आप साइंटिफिक हो जाते हैं और आपके स्वभाव में आपके काम वाम जो भी करते हैं तो साइंटिफिक तरीके से आपका डिसीजन लेते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाता है साइंस के द्वारा। और लास्ट में बोला गया जो डी ऑप्शन है उसमें बोला गया स्टैटिक माइंड सेट, स्टैटिक माइंड के जो स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट माइंड सेट, यानी कि अपने आप के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं लाते, एक फिक्स्ड कर लिया अपने आप को और उसके बाद अपने डिसीजन में, अपने वर्किंग में, अपने मतलब डे टू डे लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं, ये बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर, स्टेटमेंट डी के अंदर। तो ये 4 स्टेटमेंट है, 4 में से सही क्या है गलत क्या है आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। और अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या बनते हैं। तो जैसा आप ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन सी एंड डी इसमें गिवन है कि स्टेटमेंट सी और डी करेक्ट है रिगार्डिंग द साइंस के बारे में, जो साइंस हमारे अंदर डेवलप करता है। सेकेंड ऑप्शन बोला जा रहा है ए एंड डी, यानी कि इक्विटी एंड
स्टैटिक माइंडसेट, इसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, थर्ड के अंदर बोला जा रहा है कि बी सी एंड डी, यानी कि इक्विटी को छोड़ के साइंस एटीट्यूड, साइंस टेम्पर एंड स्टैटिक माइंडसेट, ये थर्ड ऑप्शन में बोला गया है। और फोर्थ ऑप्शन में जो बोला गया वो बोला गया ए बी सी, यानी कि इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक टेम्पर, ये बोला जा रहा है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये बताइए। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये स्टैटिक माइंडसेट तो साइंस डेवलप नहीं करता, ठीक है, ये गलत हो गया, यानी कि डी गलत है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, फोर्थ हो गया, यानी कि ए बी सी करेक्ट स्टेटमेंट इसका, डी गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है इलिमिनेट किया मैंने इसके अंदर, कुछ नहीं किया। अब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि गलत कौन सा है, एक पता लग गया मुझे गलत क्या है। पूछा गया है सही वाला, मानता हूं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैंने इसके अपोजिट क्या किया, गलत वाले को आइडेंटिफाई कर लिया। तो गलत वाला क्या, इसके अंदर डी है, ठीक है, ये गलत है, इसमें चारों में से बस एक ये गलत है, बाकी 3 तो ठीक थे, ठीक है, ये तीनों ठीक थे, तो बस आइडिया लग गया भाई एक गलत है, इसको हटा दो जिसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो डी ऑप्शन किस में नहीं है, सिर्फ फोर्थ वाले में नहीं है, तो आंसर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक अपना तरीका डेवलप कर सकते हैं, एग्जाम से पहले अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा मोटिव भी यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एग्जाम में अपेयर होना आ जाए, कि कैसे अपेयर करें, एक तरह से प्रैक्टिस मिल सके आपको एग्जाम से पहले की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका करेक्ट जो है फोर्थ ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द रोल ऑफ ए साइंस टीचर शुड बी टू, साइंस टीचर का एक रोल कैसा होना चाहिए, आपको ये पूछा जा रहा है कि सपोज आप भी जब टीचर बीइंग ए टीचर आप अपॉइंट होंगे, स्कूल के अंदर जाएंगे और आपके पास सब्जेक्ट जब साइंस होगा तो आप कैसे पढ़ाएंगे और आपका मेन रोल क्या होगा, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को देख लेते हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो पहले बोला जा रहा है, करेज ऑल दिस लर्नर टू फ्रेम क्वेश्चन ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटी, कि हाई कॉग्निटिव एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया कि प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर, कि लर्नर यानी स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है आप उसकी लर्निंग के लिए, ठीक है, जिसमें वो बहुत सारी चीजें एक्टिविटी कर सके, वैरायटी ऑफ ऑब्जर्वेशन करे, वैरायटी ऑफ एक्टिविटी हो, अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस हो, लैब के अंदर, रिटर्न के अंदर, प्रैक्टिकली होना चाहिए, डे टू डे लाइफ से एसोसिएट करके, और बहुत सारी चीजें, मतलब ये बोला जा रहा है सेकंड के अंदर। थर्ड में बोला जा रहा है प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट टू लर्न, की प्रोडक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि जिससे कोई रिजल्ट ओरिएंटेड हो, बाकी चीजों पे ध्यान ना हो, सिर्फ एक रिजल्ट पे ध्यान हो कि रिजल्ट क्या है, मतलब उसमें ये बोला जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ में बोला जा रहा है गाइड लर्नर टू प्रैक्टिस द मेमोराइजिंग ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज, की क्रिएटिव आइडियाज को दोबारा मेमोराइज करना, यानी कि उसको एक तरह से आप कह सकते हैं मेमोराइज करने का मतलब उसे रट्टा सा लगा देना। क्रिएटिव आइडिया सपोज किसी ने दे दिया, ठीक है, उसको आप क्या करना है, उसको याद सा करवा देना, एक तरह से ये बोला जा रहा है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है कि एक साइंस टीचर के हिसाब से टीचर का क्या रोल होना चाहिए, बीइंग ए साइंस टीचर आपको क्या करना चाहिए, आप वो बताइए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। आई होप आपने स्क्रीन पर ये जो दिखा रहा हूं मैं, आपने इसे रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है सेकंड, यानी कि बीइंग ए साइंस टीचर आपने क्या करना है, एक फैसिलिटेटर का काम करना है, जो कि बच्चों को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे लर्निंग के, यानी कि रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्टिविटी करवा करके, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो गया, ठीक है। ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा लर्निंग होगी, ज्यादा वो अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे टॉपिक के साथ, डेली लाइफ के साथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एनसीएफ 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस टीचर हो, मैथ्स टीचर हो, XYZ, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एनसीएफ तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही होना चाहिए। एक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की तरफ से ये जो भी है आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी की साइट पर आपको मिल जाएगा। एनसीएफ 2005 को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 दिन, हार्डली 1 वीक यू हैव टू पे फॉर दिस टू कंप्लीटिंग द एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 को डाउनलोड कर लीजिए और उसे 1 हफ्ता दे दीजिए, 1 हफ्ता मोर देन सफिशिएंट है, 1-2 दिन में ही आप कर लोगे इसे। तो मेरा कहना है कि 1 हफ्ता भी दे देंगे आप तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे। तो एक बार जरूर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। अब बात कर लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के बारे में क्या पूछा जा रहा है।
एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, एक अच्छे साइंस एजुकेशन जो होना चाहिए सिस्टम कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ने, कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से। अभी 2019 का भी फ्रेमवर्क आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, लेकिन तब तक नहीं आता, तब तक तो इसी से काम बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये ट्रू टू द लर्नर, लर्नर के साथ सही रखना है आपको, सच्चा रहना है, ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, स्टेटमेंट बी, ट्रू टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ ट्रू रहना है ऑफ द लर्नर, कि उसके साथ आपको सच्चा रहना है इन्वायरमेंट के साथ और बच्चों के साथ। अच्छा, नेक्स्ट सी में बोला जा रहा है ट्रू टू द टीचर, कि टीचर के साथ सही रहना है, ये बोला जा रहा है। एजुकेशन मतलब एजुकेशन सिस्टम या फिर गुड साइंस एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो। और डी में बोला जा रहा है ट्रू टू द साइंस, कि साइंस के साथ साइंस का एजुकेशन सिस्टम सच्चा रहे, उसके प्रति ठीक ठाक रहे, मतलब उसके अकॉर्डिंग चले, ये बोला जा रहा है। तो ये कुछ अलग अलग स्टेटमेंट थी, 4 स्टेटमेंट है, और इन 4 स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास ये ऑप्शन बना दिए गए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट क्या है। तो फर्स्ट बोला गया डी, डी में ओनली डी इज करेक्ट। सेकंड में बोला गया ए बी एंड डी, कि ए बी एंड डी यानी कि सी को छोड़ करके ट्रू टू द टीचर, टीचर के साथ सही रहना, इसको छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही है, ये बोला जा रहा है। और थर्ड बोला गया बी एंड सी ओनली, कि बी और सी केवल। लास्ट में ए बी सी यानी कि ए बी सी यानी ए बी एंड सी। तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है, ये आपको बताना है इन कंपैरिजन, ये इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एजुकेशन के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया आपका सेकंड हो गया। सेकंड का मतलब ए बी एंड डी यानी कि लर्नर, इन्वायरमेंट और साइंस, इन तीनों चीजों के साथ एजुकेशन सिस्टम यानी कि साइंस एजुकेशन को ट्रू रहना है, ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जैसा होता है बाकी क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन वैसे ही है। चलो पहले स्टेटमेंट ये क्या गिवन है इसको पढ़ लेते हैं। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ ए पीपल अबाउट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन लर्नर्स लोकेलिटी, कि लर्नर की लोकेलिटी यानी किसी स्टूडेंट के एरिया में, जहां स्टूडेंट आपके रहते हैं उस एरिया में कोई आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हो रिगार्डिंग द अवेयरनेस, ये लोग कितने अवेयर हैं अबाउट द एयर पोल्यूशन, अबाउट द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कहां से होता है, किस तरीके से होता है, इस तरह की जानकारी किसी पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में जहां आपके स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये बोला जा रहा है। उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस विल बी मोस्ट एसोसिएटिव विद द अबव लर्निंग, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा कॉग्निटिवली कनेक्टेड है, ठीक है, एसोसिएटेड है सबसे ज्यादा, आपको ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ ए पीपल, लोगों की जानकारी, उसकी जागरूकता के बारे में कि वो कितना अच्छे से जानते हैं कि जो पोल्यूशन होता है, कि पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, कि कैसे एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन के ऊपर से ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन के ऊपर को ध्यान में रखते हुए कि लोकेलिटी में एयर पोल्यूशन की मेन रीजन क्या है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये इसके बारे में अगर आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। तो 4 ऑप्शन आपके पास नीचे है, पहले बीच में बोला गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैविंग द एक्शन वर्ब कंडक्टिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या है, उसके हिसाब से आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अप्लाइंग, सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है रिमेंबरिंग, कि कितना याद है, कितना अप्लाई करते हैं। थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, ये कितना उनको समझ में आता है। लास्ट ऑप्शन आपके क्रिएटिंग, कि वो कितना क्रिएट करते हैं, कैसे वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कितनी गाड़ी वगैरह और जो भी बाकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंटेक्स्ट से आप समझ सकते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन के हिसाब से आप अपना आंसर अटेम्प्ट करिए। तो जैसा कि इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस विल बी द मोस्ट एसोसिएटेड विद द अबव लर्निंग, सबसे ज्यादा मोस्ट एसोसिएटिव क्या है, तो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ क्या आपको ये बताना है कि लर्नर्स ऑब्जेक्टिव हैविंग एक्शन वर्ब कंडक्टिंग, एक्शन वर्ब, आपको एक्शन वर्ड जिसमें आपको कुछ मतलब लर्नर को कुछ करना है उसके रिगार्डिंग में। अप्लाइंग डिफरेंट थिंग है, रिमेंबरिंग डिफरेंट थिंग है, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक्चुअल में जो अप्लाई की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे अप्लाई का मतलब है यहाँ जिसमें क्रिएटिंग की बात की जा रही है, जैसे इसमें बोला गया ना एक वर्ड बोला गया ऐसे विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैविंग एक्शन, जिसमें एक्शन वाला काम हो रहा है, एक्शन वर्ब को ध्यान में रखते हुए। तो इस हिसाब से जैसे अब ये यहाँ पे की हिंट है आपके लिए आंसर के लिए, एक्शन वर्ब।
तो इस हिसाब से आप बोल सकते क्रिएटिंग, यानी कि क्रिएटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये अवेयरनेस बच्चे के उस एरिया में जानने की कोशिश की कि ये जो पॉल्यूशन है उसके बीच में मेन रीजन क्या है, यानी किससे क्रिएट हो रहा है ये एयर पोल्यूशन। कहने का मतलब ये है, ठीक है, किसकी वजह से, वो क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा फोर्थ हो गया। तो एक्शन वर्ब की बात की जा रही, तो मैंने एक्शन वर्ब के हिसाब से रिमेंबरिंग इज डिफरेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट थिंग, अप्लाइंग इज डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअल में द वे दे नो हाउ दिस थिंग्स, ये जो सोर्सेज हैं ये क्रिएट कैसे हो रहे हैं, ये चीज आप जानने की कोशिश कर रहे हैं इस सर्वे के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी द एप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे बीइंग ए साइंस टीचर व्हेन यू एंटर इन द क्लासरूम एंड स्टार्ट योर टीचिंग। जब आप क्लास में अंदर जाएंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप सबसे ज्यादा किस स्ट्रेटेजी को सही मानते हैं, एप्रोप्रिएट मानते हैं कि आप इसको इन्वॉल्व करेंगे स्टूडेंट के लर्निंग के लिए और अपने टीचिंग प्रोसेस के, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा अप्लाई किस मेथड को आप करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है बीइंग ए साइंस टीचर, ठीक है, कि टीचिंग लर्निंग साइंस की जब हो रही हो तो। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, फिर ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर बताइएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इनकरेजिंग लर्नर टू डू ग्रुप असेसमेंट। कि आप क्या करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि ग्रुप में काम कर रहे हैं लर्नर जो है यानी स्टूडेंट है, और फिर उस हिसाब से आप उसे असेस करेंगे उसे, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आपके पास है रीडिंग ए साइंस बुक। कि बच्चों को बोलेंगे कि साइंस की बुक निकालो और पढ़ लो, रीडिंग ऑफ साइंस पे ज्यादा आप ध्यान देंगे आप, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अच्छा, थर्ड आपसे बोला जाए क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट ऑफ लर्नर। कि लर्नर को जो हार्ड स्पॉट है, यानी कि जहां पे वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस चीज को आप क्लैरिफाई करेंगे, उसको समझाएंगे, जिस टॉपिक जिस कंटेंट को नहीं समझ पा रहे उसको समझाएंगे, उसको क्लियर करने, यानी कहने का मतलब है उसके डाउट्स को दूर करेंगे आप। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है वर्किंग ऑन इंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट। पहले सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि लर्नर को, ये जो टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ जो साइंस होगी उसमें आप उनको इंगेज करेंगे, बाकी चीज तो बाद में करेंगे, सबसे पहले उनको इंगेज करेंगे ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके उनकी। और फिर जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तब जाके जो मेन ऑब्जेक्टिव जो लर्नर यानी अधिगम कर्ता की जो हमारे लिए होता है कि चेंज इन बिहेवियर, तब वो चेंज इन बिहेवियर का हमारा रिजल्ट आ सकता है। आई होप आप मेरा हिंट समझ गए होंगे करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है फोर्थ है, ठीक है। इंगेज करना जो है सबसे पहले, क्योंकि ये साइंस का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें डाउट ये रट्टा मार लेना आंसर लिख देना इज नॉट अ सोल्यूशन। स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म समथिंग। जब वो प्रैक्टिकली जिस चीज को अपने डे टू डे लाइफ के साथ एसोसिएट करके नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो फिर वो उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए, और हाँ, आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए जरूर कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्वेश्चन आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने रिमेनिंग फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं शेयर करिए, ठीक है। फिर डिस्कस करिए, इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और हाँ, नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके आप इसे नोटिफिकेशन को रिसीव करिए कि डेली शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे मैं क्लास लेता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस लाइव क्लास में इतना ही था, ठीक है।